सोचे अगर हमारे डीएनए में सिर्फ एक अक्षर की गलती किसी गंभीर बीमारी की जड़ हो और अब हमारे पास उसे ठीक करने का, उसे संपादित करने का तरीका हो। हाँ। कल तक ये बिल्कुल विज्ञान कथा जैसा लगता था, पर क्रिस्पर जैसी जो तकनीकें हैं उनसे ये हकीकत बन रही है। आज की हमारी चर्चा का स्रोत एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख है और हम इसी चौंका देने वाली तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है क्रिस्पर cas9 को थोड़ा गहराई से समझना। ये कैसे काम करती है और कैसे ये जेनेटिक बीमारियों के इलाज को मतलब सिर्फ मैनेजमेंट से आगे ले जाकर असल में जड़ से खत्म करने की संभावना पैदा कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्पर, इसका पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। उफ, हाँ। नाम थोड़ा जटिल है ना? बिल्कुल। आसान भाषा में समझें तो ये बैक्टीरिया का अपना एक तरह का कुदरती इम्यून सिस्टम है। हाँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, और वैज्ञानिकों ने कमाल ये किया कि इसे डीएनए को बहुत ही सटीक तरीके से काटने और बदलने वाले एक टूल में बदल दिया है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं जहां तक मैं समझी हूं। एक तो cas9 एंजाइम, जी, जिसे आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर सिजर्स, और दूसरा है गाइड आरएनए मतलब जीआरएनए, जो उस कैंची को डीएनए में ठीक उस जगह तक ले जाता है जहां बदलाव करना है। एकदम पते पर। और यहीं इसकी असली ताकत छिपी है उस पे कर। इसकी जो सटीकता है वो अविश्वसनीय है। अच्छा, हाँ, ये हमें खराब जीन्स को ठीक करने, उन्हें एक तरह से साइलेंस करने या बदलने की क्षमता देता है। ये सिर्फ एक नया उपकरण नहीं है, मुझे लगता है ये चिकित्सा की पूरी दिशा बदलने की क्षमता रखता है। यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब कई गंभीर बीमारियां जैसे सिकल सेल रोग है या बीटा थैलेसीमिया, ये सिर्फ एक जीन में गड़बड़ी से होती हैं। पहले हम क्या करते थे? बस लक्षणों को कम करने की कोशिश। जी अब क्रिस्पर सीधे उस गड़बड़ी को ही निशाना बना रहा है। हाँ, और सिकल सेल और बीटा थैलेसीमिया इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। क्योंकि देखिए, ये रक्त कोशिकाएं बनाने वाले स्टेम सेल से जुड़ी बीमारियां हैं और स्टेम सेल्स को शरीर से निकालना, उन्हें लैब में एडिट करना और वापस डालना, ये तुलनात्मक रूप से आसान है। हाँ, ये मुमकिन है। बिल्कुल। तो इनमें शुरुआती सफलता मिली है। वो एडिटेड स्टेम सेल स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बना रहे हैं और कुछ मरीज तो अब लगभग लक्षण मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये वाकई अभूतपूर्व है। अरे वाह! और ये सिर्फ खून की बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, जैसा लेख में भी बताया गया है। हंटिंगटन जैसी जो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां हैं, जहां एक बिगड़ा हुआ जीन पूरी तबाही मचाता है, हाँ। वहां भी शोधकर्ता उस जीन को शांत करने के लिए, मतलब साइलेंस करने के लिए क्रिस्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस को लें, जी, उसमें उस गड़बड़ी को ठीक करने पर काम चल रहा है जो फेफड़ों में समस्या पैदा करने वाला प्रोटीन बनाती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये चिकित्सा के पूरे फलसफे में, पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव का इशारा है। कैसे? हम लक्षणों के इलाज से हटकर बीमारी के मूल कारण को, उसकी जड़ को ठीक करने की ओर बढ़ रहे हैं। वो चीज जिसे हम आनुवांशिक भाग्य या जेनेटिक डेस्टिनी मानकर स्वीकार कर लेते थे, शायद वो अब उतनी अटल न रहें। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है। सही कहा। और क्रिस्पर का असर सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही नहीं रुकता। ये दवा खोजने के तरीके, ड्रग डिस्कवरी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी व्यक्तिगत चिकित्सा को भी बदल रहा है। हाँ, अब वैज्ञानिक बीमारियों के कहीं ज्यादा सटीक मॉडल बना सकते हैं लैब में। बिल्कुल, जिससे सही दवा खोजने की प्रक्रिया तेज हो रही है और मरीज की अपनी कोशिकाओं को एडिट करके इलाज को पूरी तरह से उनके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से ढाला जा सकता है। अच्छा, ये एक दवा सबके लिए फिट वाले दौर से बिल्कुल अलग है। ये व्यक्तिगत आनुवांशिक सटीकता का दौर है। इससे इलाज ज्यादा कारगर और हाँ, सुरक्षित भी हो सकता है। लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत अपने साथ कुछ गंभीर नैतिक सवाल भी लाती है। लेख में भी इसका जिक्र है। क्या हमें इंसानी भ्रूणों में बदलाव करने चाहिए? जर्म लाइन एडिटिंग जिसे कहते हैं। इन महंगे इलाजों तक किसकी पहुंच होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसका गलत इस्तेमाल, मतलब जैसे कि तथाकथित क्षमता बढ़ाने या कॉस्मेटिक बदलावों के लिए, उसे कैसे रोका जाए? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और इन पर दुनिया भर में जोर शोर से बहस चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्थाएं गाइडलाइंस बनाने में जुटी हैं और ज्यादातर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि फिलहाल इसका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के इलाज तक ही सीमित रखा जाए, मतलब थेरेप्यूटिक यूज। ठीक है। हाँ, और तकनीकी चुनौतियां भी अपनी जगह हैं।
ऐसा नहीं है कि सब आसान है। जैसे ऑफ टारगेट प्रभाव का डर रहता है, मतलब डीएनए में गलत जगह कट लग जाना। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। जी। और फिर क्रिस्पर सिस्टम को सही कोशिकाओं तक सुरक्षित और सटीक रूप से पहुंचाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है डिलीवरी की। हाँ, हालांकि इसमें भी प्रगति हो रही है। नैनो पार्टिकल्स या फिर बदले हुए वायरल वेक्टर्स जैसे डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो रहे हैं और एडिटिंग की सटीकता बढ़ाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने जीन्स को पढ़ नहीं रहे हैं, हम उन्हें दोबारा लिखना सीख रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। क्रिस्पर सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की एक कामयाबी नहीं है, ये चिकित्सा को समझने और उसे अमल में लाने के तरीके में एक ऐतिहासिक मोड़ है, एक वाटरशेड मूवमेंट कह सकते हैं। अगर हम सही नैतिक दायरों में रहकर इसका इस्तेमाल करें जिम्मेदारी से, तो जीन एडिटिंग एक ऐसा भविष्य बना सकती है जहां किसी आनुवंशिक गड़बड़ी के साथ पैदा होने का मतलब हमेशा एक लाइलाज बीमारी के साथ जीना नहीं होगा। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जो चीज़ कभी विरासत में मिली, नियति का सिर्फ एक अवलोकन थी, पैसिव ऑब्जर्वेशन, वो अब आनुवंशिक स्तर पर एक सक्रिय हस्तक्षेप, एक एक्टिव इंटरवेंशन बन रही है। ये बदलाव हमारे भविष्य को, हमारी पहचान को और शायद इंसान होने के मायने को कैसे आकार देगा, सोचने वाली बात है।